नमस्कार, न्यूज एट 8 में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। तुर्की और सीरिया में चारों तरफ बेहद अफसोसनाक मंजर है। मौत के मातम के बीच बड़ी तादाद में लोग मलबों में अपनों की तलाश में जुटे हुए हैं। हजारों लोगों के मलबों में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। मरने वालों का आंकड़ा भी 5000 को पार कर गया है। राहत और बचाव में लगे अमले की चुनौतियां भी कम नहीं है। तुर्की और सीरिया में तबाही के बाद अब दुनिया भर से मदद भेजी जा रही है। भारत ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है और इन सब के बीच करिश्माई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जमींदोज हुई इमारतों के मलबे से कई लोग जिंदा निकल रहे हैं। उमाशंकर सिंह की रिपोर्ट। तुर्की के कायापिनर में ध्वस्त होती इमारत। भूकंप से सबसे अधिक तबाही जहां हुई है, दियारबाकिर का इलाका उनमें से एक है। ध्वस्त होती इमारतों की जद में आने से जो बचे रहे हैं, उनके सामने भीषण ठंड से निपटने की चुनौती है। बर्फ के बीच खुले आसमान के नीचे लंबे समय तक रहना मुश्किल है। इन इलाकों तक जल्द मदद पहुंचे, ये जरूरी है। एक के बाद एक भूकंप के झटकों ने हालात को और खराब कर दिया है। पहले के झटकों में कमजोर पड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह रही हैं। मलबे में हजारों लोगों के दबे होने की आशंका है। सेना और सुरक्षा बलों समेत तुर्की के करीब 20,000 लोगों का अमला राहत और बचाव कार्य में जुटा है। सेना और सुरक्षा बलों समेत तुर्की का करीब 20,000 लोगों का अमला राहत और बचाव कार्य में जुटा है। 60 से अधिक देशों से करीब 3,000 बचाव कर्मियों का दस्ता भी तुर्की पहुंच चुका है। भारत ने काफी तेजी से मदद भेजी है। एयरफोर्स के C-17 विमानों में NDRF के जवान, प्रशिक्षित कुत्ते और ड्रिल मशीन्स भेजे गए हैं, जो मलबे से लोगों को निकालने में मदद करेंगे। घायलों के इलाज के लिए मेडिकल टीम भी भेजी गई हैं, जो अपने साथ एक्सरे मशीन, वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन जनरेटर्स लेकर गए हैं। भारत की इस तेज मदद की तुर्की ने सराहना की है। We really appreciate the sincere and timely. मैं भारत की समय से दिए गए और अहम मदद की बहुत सराहना करता हूं। ऐसी मदद की हालत में 48 से 72 घंटे काफी अहम होते हैं। राहत और बचाव के लिए भारत के एक्सपर्ट्स जमीन पर काम करना शुरू कर चुके हैं। Indian experts, search and rescue experts are now in the field. भारत के उप विदेश मंत्री ने दिल्ली में सीरिया के राजदूत से मुलाकात कर PM मोदी का संदेश दिया और भारत से हर संभव मदद का भरोसा दिया। We are also planning to send. हम सीरिया में भूकंप के प्रकोप में आए लोगों के लिए तब आई सवाल जब सांसद भारतीय जनता पार्टी ईरानी का बोल नहीं रही था, हैं। बल्कि कांग्रेस पार्टी का था। राष्ट्र के संरक्षण के लिए अपने पराये का भेद ना कर, ये उत्तम उदाहरण मेरे संसदीय क्षेत्र में प्रस्तुत करने के लिए मैं देश के प्रधान सेवक का आभार व्यक्त करती हूं। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में नारी की प्रतिभा, नारी के योगदान और राष्ट्र के भविष्य के निर्माण में नारी की भूमिका को उल्लेखित किया है। आज इस सदन में हमारी एक वरिष्ठ नेता हैं, जो निश्चित रूप से महिलाओं की दृष्टि से महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त करेंगी। लेकिन एक छोटा सा अपनी ओर से मेरा प्रयास है कि सदन को मैं अवगत कराऊं कि ग्रामीण अंचल में महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अपने परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त करती हैं, उनका यूपीए के कार्यकाल में और मोदी सरकार में क्या स्थान रहा। हम सब एक बहुत ही प्रचलित इंटरव्यू था जिसमें विमेन्स एम्पावरमेंट की बार बार बात हुई, लेकिन वो शब्द धरती पर कितने फलीभूत होते हैं उसका मैं एक प्रमाण यहां देना चाहती हूं। 2009 से लेकर 2014 तक देश भर में सिर्फ 19 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भारत सरकार से सहायता मिलती थी। मोदी सरकार में यह संख्या बढ़कर अब 81 लाख हो गई है।
तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री का बयान आपने सुना, लेकिन आज लोकसभा में बहुत कुछ हुआ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी के साथ उनके संबंधों को लेकर कई आरोप लगाए। इस दौरान बीजेपी ने उनके आरोपों के जवाब भी दिए। दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ इन दोनों की तरफ से कहा गया है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने अदानी को हवाई अड्डे देने के लिए नियम बदले। उधर बीजेपी की तरफ से जवाब दिया गया कि हवाई अड्डों का यूपीए सरकार ने निजीकरण किया। राहुल गांधी ने कहा कि जिन कंपनियों का पहले का हवाई अड्डों का अनुभव नहीं, उन्हें हवाई अड्डे नहीं मिलने थे। इधर बीजेपी की तरफ से जवाब आया कि कांग्रेस ने जीवीके जीएमआर को हवाई अड्डे दिए, उनका क्या अनुभव था। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार हवाई अड्डा अदानी को देने के लिए जीवीके पर एजेंसियों के जरिए दबाव बनाया है। बीजेपी ने कहा कि राहुल बेबुनियाद आरोपों का सबूत दे और या फिर माफी मांगे। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर अदानी के लिए सौदे करते हैं। बीजेपी ने कहा कि राहुल निराधार और लापरवाह आरोप लगा रहे हैं। उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि लोग प्रधानमंत्री अदानी के रिश्तों के बारे में जानना चाहते हैं। बीजेपी की तरफ से जवाब आया कि राहुल गहलोत अडानी के रिश्तों के बारे में भी बात करें। तो इस तरह से आज लोकसभा का जो नज़ारा रहा, और यहाँ पर आपको ये भी सुनवाते हैं कि राहुल गांधी और निशिकांत दुबे जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उनके बीच में किस तरह की बातचीत हुई। India's most strategic, profitable airport, Mumbai Airport, was taken away by GVK, hijacked by using the agencies. The agencies को CBI, ED का प्रयोग कर GVK पर दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अदानी जी के हाथों में कर दिया। इनको मैं चैलेंज करता हूं, पूरी कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करता हूं कि जीएमआर और जीवीके को कौन सा एयरपोर्ट चलाने का लाइसेंस जब दिया तो उनको उसका नॉलेज था। मैं चैलेंज करता हूं पूरी कांग्रेस पार्टी को। जब इन्होंने बिरला को बनाने का दिया, डालमिया को बनाने का दिया, टाटा को बनाने का दिया लाइसेंस, उस वक्त उनको कौन सा मोटर चलाने का अधिकार था सर? ये गलत बयानी कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आप एलिगेशन प्रधानमंत्री को ऊपर लगा रहे हैं, आप पेपर दीजिए और कौन सा रूल भारत सरकार ने चेंज किया एयरपोर्ट में अडानी के लिए, वो ऑथेंटिकेट कीजिए, नहीं तो इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने अपनी ताकत झोंकना शुरू कर दी है। त्रिपुरा की सभी 60 सीटों पर 16 फरवरी को मतदान होना है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शाम को अगरतला में रोड शो किया है। कल गृह मंत्री अमित शाह भी अगरतला की सड़कों पर प्रचार के लिए उतरे थे, और आज की दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। शाम को जहां योगी रोड शो कर रहे थे अगरतला में, वहीं टीएमसी भी पूरा जोर लगाती हुई नजर आई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज दिन में अगरतला में पदयात्रा की और उनके साथ अभिषेक बनर्जी भी थे। तो दोनों ही पार्टियां जो है यहाँ पर दमखम अपना दिखाती हुई नजर आ रही है। अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर ममता बनर्जी की पदयात्रा में भी दिखाई दी, तो अच्छी खासी भीड़ योगी आदित्यनाथ के रोड शो में भी नजर आई। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और की नीतियों के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि नीट पीजी की जो परीक्षा है उसमें देरी की जाए, उसे थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। फिलहाल नीट पीजी की परीक्षा 5 मार्च को होनी है और इसके चलते 8 राज्यों के करीब 10,000 मेडिकल स्टूडेंट इसमें अपीयर नहीं हो पाएंगे। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार। आज जो हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हमारी एक ही मांग है, वो है नीट पीजी का जो एग्जाम 5 मार्च को होना है उसको पोस्टपोन करके। अपनी मांगों को लेकर डॉक्टर सड़क पर, और जुलाई में चालू होगी काउंसलिंग। तो बच्चों का ये कहना है कि प्रदर्शन नीट पीजी की परीक्षा की तारीख को लेकर है। दलील है कि 5 मार्च को होने वाली परीक्षा में करीब 10,000 मेडिकल स्टूडेंट्स नहीं बैठ पाएंगे। अभी भी करीब 8 से 10,000 बच्चे एलिजिबल नहीं हो रहे हैं। ऐसे में हमारी सरकार से मुख्य रूप से 2 ही मांग है। पहली मांग कि जो 5 मार्च को इम्तिहान किया जा रहा है इसे मई एंड में या जून में किया जाए, ताकि एग्जाम और काउंसलिंग के बीच 1 महीने से ज्यादा की गैप नहीं हो। ये बच्चों को बेरोजगारी होती है, उन्हें कोई काम नहीं कर मिलता है। परीक्षा बेशक 5 मार्च को है, लेकिन इंटर्नशिप खत्म करने की मियाद
30 जून तक। लिहाजा मार्च में होने वाली परीक्षा की काउंसलिंग जुलाई में ही मुमकिन है। तारीख बढ़ेगी तो कईयों को और मौका मिलेगा। 5 तारीख को आप एग्जाम लेके 4 महीने उन लोगों को खाली बैठा रहे हो। इससे अच्छा आप 2 महीने अगर एग्जाम को डिले कर देंगे तो कितना फायदा होगा बच्चों को। 1 साल खराब होना, मेडिकल फील्ड में वैसे इतनी लंबी पढ़ाई होती है, 10-10, 12-12 साल, 15 साल लग जाते हैं उसको कंप्लीट करने में, और बच्चे 1 साल तक पूरा जी जान लगा के मेहनत करते हैं। ऐसे में उनकी मेहनत पे केवल हमारे एक डिसीजन से पानी फेरना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। स्वास्थ्य मंत्रालय नीट पीजी की परीक्षा में पहले से हो रही देरी को धीरे धीरे कम करना चाह रहा है। ऐसे में इनकी आवाज कितना असर कर पाएगी देखना होगा। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। किसी मेडिकल कॉलेज में